हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 9वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम भारत में नदी अपवाह तंत्र की चर्चा शुरू किए थे और इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम गंगा अपवाह तंत्र की चर्चा कर चुके थे। भारत में अपवाह तंत्र को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है इस बात की भी चर्चा कर चुके थे। आज हम हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सेकंड अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सिंधु अपवाह तंत्र। भारत में मुख्यतः हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 अपवाह तंत्र हैं: गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। गंगा और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिंधु अपवाह तंत्र भारत में उत्तर की तरफ या हिमालय, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र की तरफ आप देखेंगे तो हिमालय और इसकी सहायक नदियों का विस्तार आपको दिखाई देता है। सिंधु नदी का उद्गम, अब इसके उद्गम को लेकर के इस मैप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैप में मैंने 3 लोकेशन ड्रॉ किए हैं। इस क्षेत्र पे 3 लोकेशंस हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर वाली लोकेशन है मानसरोवर झील। फर्स्ट है मानसरोवर झील, सेकंड है राकसताल और उसके नीचे है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, फर्स्ट है मानसरोवर झील, सेकंड है राकसताल और तीसरा है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। मानसरोवर झील यहाँ पे जब मैंने ओरिजिनली इसको लिखा था तो शायद चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और मानसरोवर झील ऊपर नीचे हो गया है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर करेक्ट किया है। जो सबसे ऊपर है इसका नाम है मानसरोवर झील, उसके नीचे है राकसताल और इसके नीचे है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक, ये सभी लोकेशन हिमालय के उत्तर की तरफ तिब्बत के क्षेत्र में या चीन के क्षेत्र में कह सकते हैं, तिब्बती क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ से भारत और विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। एक है सिंधु नदी, एक है सतलज नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। हम क्योंकि अभी सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके उद्गम और इसकी सहायक नदियों के उद्गम के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के आसपास मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है प्रश्न पूछा जाए तो सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख कहा जाता है। ठीक है, किसको? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख कहा जाता है। खैर, ये तिब्बत वाले नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? लोकेशन। सिंधु नदी का उद्गम एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में याद रखिएगा, मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत के क्षेत्र में है। अगला है सिंधु नदी इंडिया में किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है? बहुत कॉमन और बहुत आसान सा प्रश्न है। मैंने हिमालय के विस्तार के बारे में जब चर्चा किया था तो ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हुए लद्दाख और जास्कर के मध्य आपको बताया था कि एक नदी बहती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रांस हिमालय में इस तरीके से 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम और लद्दाख इनके बीच से भी एक नदी बहती है, इसका नाम है श्योक नदी। और लद्दाख तथा जास्कर के बीच से एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनके बीच में कौन कौन सी नदी है? श्योक नदी और सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? बहुत ध्यान से और इत्मीनान से इसको देखिएगा, समझिएगा। लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। मैंने यहाँ पर मैप में बिल्कुल छोटे छोटे कैपिटल्स में इसको लिखा है, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बह रही है। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे कि इस नदी का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो मुख्यतः यह वर्तमान
लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर होते हुए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको स्पेसिफिक अगर लोकेशन देखेंगे तो आज के समय में ये वाला हिस्सा हो गया आपका जम्मू कश्मीर, बाकी बचा हुआ पूरा क्षेत्र लद्दाख का हो गया और ये वाला क्षेत्र कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं इस जम्मू कश्मीर के मैप में। नेक्स्ट है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है और उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 550 किलोमीटर बह करके दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पाकिस्तान में जाने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक, साथ ही सिंधु नदी के कुल विस्तार की चर्चा करें तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनकी लंबाई के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सिंधु नदी हो गया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हो गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में गोदावरी, महानदी, इन कुछ प्रमुख नदियों की लंबाई के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे सिंधु नदी, इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जिसमें से भारत में यह कितना इसका प्रवाह है, भारत में लगभग 1130 या 1134 किलोमीटर बहती है। भारत में 1134 किलोमीटर बहती है सिंधु नदी, भारत में 1134 किलोमीटर बहती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी का लगभग 33% भाग, अगर ओवरऑल फ्लो की दृष्टि से देखें तो सिंधु नदी का लगभग 33% भाग भारत में और शेष भाग पाकिस्तान में बहता है। ठीक, इसके अलावा सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में कराची के पास अपना डेल्टा बनाती है। इस क्षेत्र में यहाँ पे अब देखेंगे कराची बसा हुआ है और कराची के बाद में यहाँ से अपना डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में 5 बिंदुओं में अपना इस टॉपिक को अगर हम समराइज करें तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। दूसरा चीज़ है इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि यह लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के बहता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसकी कुल लंबाई वैसे तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह 1134 किलोमीटर बहता है। और पांचवा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह पाकिस्तान के कराची में अपना डेल्टा बनाते हुए और अरब सागर में चला जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं जो कि एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इसके क्रम के बारे में ही पीएससी में प्रश्न पूछा गया है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ जमाने के लिए। ठीक, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले है सिंधु नदी, उसके दक्षिण की तरफ चलेंगे तो हमको मिलेगा झेलम, सिंधु के नीचे झेलम। इसके और नीचे आएंगे तो एक नदी मिलेगा आपको, इसका नाम है चेनाब। उसके नीचे है रावी, उसके नीचे है व्यास नदी और उसके नीचे है सतलज नदी। मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले है सिंधु, फिर है झेलम, फिर है चेनाब, उसके बाद में है रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये इन नदियों का क्रम है। असल में माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर एक और नदी बहती थी, इसका नाम है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के विस्तार की वजह से ही इस पूरे क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों को मिलाकर के अगर देखें तो कुल यहाँ पर 7 नदियों का प्रवाह था। कौन कौन सा? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। इन 7 नदियों के आसपास का पूरा क्षेत्र क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। सिंधु और इसकी 6 सहायक नदियों के आसपास का पूरा क्षेत्र, क्योंकि 7 नदियों के आसपास बसा हुआ है इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। लेकिन अब माना जाता है कि सरस्वती नदी अब यहाँ पर विलीन हो गई है, मतलब सरस्वती नदी का विस्तार हमको यहाँ पर अब दिखाई नहीं देता है। और ऐसा भी माना जाता है कि किसी प्राकृतिक घटना की वजह से अब यह दक्षिण की तरफ न बह करके, मतलब सिंधु की सहायक न हो करके भविष्य में
हिमालय की सहायक गंगा की सहायक हो गई है, और गंगा की सहायक के रूप में भी इसका अस्तित्व हमको दिखाई नहीं देता है। हालांकि इतिहासकार ये मानते हैं कि गंगा की सहायक के रूप में ये अभी भी बहती है, और गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब सिंधु की सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और इसकी सहायक नदियों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है झेलम। झेलम के बारे में यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है तो किन किन बिंदुओं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, झेलम का एक और नाम है, या इतिहास में इसका नाम आपको मिलता है वितस्ता। ठीक है, झेलम का एक और नाम मिलेगा आपको, वितस्ता। ठीक, तो झेलम का एक अन्य नाम क्या है? वितस्ता। इसके उद्गम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो उद्गम आप यहाँ पे देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम है बेरीनाग झील के पास में। जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील के पास यह एक और झील का नाम याद रखेंगे, शेषनाग झील। ठीक है, तो दोनों ही झील आसपास हैं, और यहीं से दोनों में से कोई भी झील का आपको नाम दे, दोनों ही करेक्ट हैं। कह सकते हैं कि बेरीनाग झील के पास शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक, यह पीर पंजाल श्रेणी को काटते हुए एक दर्रा बनाती है। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी को काट करके एक दर्रे का निर्माण करती है, इसका नाम है बारामूला दर्रा। हालांकि दर्रे का नाम बहुत फेमस नहीं है, दर्रे के बारे में प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीर पंजाल के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि झेलम नदी किस श्रेणी को काट करके अपना मार्ग बनाती है। तो याद रखेंगे, यह पीर पंजाल श्रेणी से होकर के बहती है। ठीक, और पीर पंजाल किस हिमालय का हिस्सा है आप बताएंगे, आप याद करेंगे। मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा किया है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मैंने 3 श्रेणियों के नाम बताए थे। पीर पंजाल इसमें से किस हिमालय का हिस्सा है? उसके बाद में झेलम नदी पाकिस्तान में जा कर के चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसमें से जितने भी नदियों की चर्चा कर रहे हैं, ये अंतिम रूप से सतलज में मिलती हैं, और सतलज जा कर के फाइनली सिंधु में मिलती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो झेलम नदी अपना पूरा का पूरा जल किस नदी में समाहित करती है? चिनाब नदी में। ठीक, तो झेलम के बारे में 3-4 पॉइंट हमने देखा कि इसका अन्य नाम क्या है? वितस्ता। इसका उद्गम कहाँ से है? बेरीनाग झील के पास, शेषनाग झील से। यह पीर पंजाल को काटते हुए बहती है। इसे कश्मीर की जीवन रेखा भी कहते हैं। झेलम नदी को कश्मीर की जीवन रेखा भी कहते हैं। और यहीं पे एक झील है जिसका नाम है वुलर झील। झेलम के ही पास में एक झील है जिसका नाम है वुलर झील, और इस झील का एक टाइप है, इसको हम कहते हैं गोखुर झील। झीलों वाले टॉपिक में इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे कि गोखुर झील क्या होता है। बस यहाँ पे नाम याद रखिएगा। इसी झेलम के पास में एक झील है, इसका नाम है वुलर झील। और वुलर झील किस प्रकार की झील है, इसका टाइप कैसा है? वुलर झील गोखुर स्ट्रक्चर का, गोखुर टाइप का झील है। यहीं पे तुलबुल परियोजना है। इसी झेलम नदी पे एक डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल परियोजना। इसके अलावा एक और नदी है, एक और परियोजना है, किशन गंगा नदी है, यहीं पे झेलम की सहायक है। इस पर एक परियोजना चल रही है, इसका नाम है किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। ठीक, तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे हम झेलम नदी के बारे में। झेलम के बारे में मैंने एक्स्ट्रा क्या क्या बताया आपको। इसे कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं। वुलर झील इसी के पास में स्थित है। इस पर एक तो तुलबुल परियोजना चल रही है और एक है किशन गंगा परियोजना। ठीक है, इसके अलावा यह भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, और साथ ही इसकी कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर के आसपास मिलती है। हालांकि परीक्षा में लंबाई नहीं पूछा जाएगा, केवल सिंधु नदी का लंबाई पूछा जाता है। फिर भी अगर आप याद रख सकते हैं मेंस में, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने के लिए, तो याद रखिएगा कि इसकी कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतनी बातों को हमने देखा झेलम नदी के बारे में।
नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब कहाँ पर है? तो यहाँ पे झेलम के दक्षिण की तरफ हम चलेंगे इस मैप में तो हमको चिनाब नदी दिखाई देगी। ठीक है, चिनाब नदी, इसका दूसरा नाम या पुराना नाम इतिहास में एक और नाम मिलता है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी, चिनाब का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा नदी। ठीक, इसमें माना जाता है कि चिनाब नदी दो रिवर स्ट्रीम्स के मिलने से बनती है, एक है चंद्र नदी और एक है भागा नदी। तो दोनों के कंबाइंड रिवर स्ट्रीम को चंद्रभागा नाम दिया गया था और चंद्रभागा का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है बारलाचा दर्रे से। कहाँ पे? बारलाचा दर्रे से। और अगर क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो यह कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के आसपास है। ठीक है, बारलाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यह कश्मीर में बहते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा बना करके और पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, बिल्कुल एक स्टेटमेंट में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। यह कहाँ से उद्गम होती है? बारलाचा दर्रे से। बारलाचा से होकर के फिर जम्मू कश्मीर में बहते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बना करके और पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में चिनाब नदी जो है वो सतलज में मिल जाती है। ये जो पूरी की पूरी रिवर स्ट्रीम है चिनाब नदी की, यही बाकी नदियों का जल लेकर के किस में मिल जाती है? सतलज नदी में। और सतलज जो है वो अंततः सिंधु में मिलती है। ठीक, इसके अलावा हमको यहाँ पे कुछ प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो चिनाब नदी पे सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहाल परियोजना चल रहा है। बगलीहाल परियोजना का मतलब है कि यहाँ पर डैम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इन सभी को हम इसके अंदर रख रहे हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। कोई भी डैम बनाया गया है तो उसका कई प्रकार का उद्देश्य हो सकता है। ऐसे डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं कहाँ पे? चिनाब नदी के ऊपर। नाम क्या क्या है? सलाल परियोजना, दुलहस्ती और बगलीहाल परियोजना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रावी नदी के बारे में। सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी नदी भी है। इतिहास में इसका नाम क्या मिलता है? परुष्णी नदी। इसका उद्गम कहाँ पे होता है? इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास में। ठीक है, इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास में और यह रावी नदी के पास ब्यास नदी के पास, रावी नदी का उद्गम ब्यास नदी के पास से ही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी रोहतांग दर्रे के पास से 2 नदियों का उद्गम हमको दिखाई दे रहा है, रावी नदी और एक है ब्यास नदी। तो रावी नदी ब्यास नदी के पास से होकर के बहती है और दोनों का ही उद्गम रोहतांग दर्रा से माना जाता है। ठीक, उसके बाद में रावी नदी अपना पूरा जल किसमें समाहित कर देती है? चिनाब नदी में। ठीक, चिनाब नदी में समाहित करने के बाद में यह सतलज में चली जाएगी और सतलज से फिर सिंधु में चली जाती है। इस पूरे रिवर स्ट्रीम के बारे में अगर लंबाई की चर्चा करें तो यह लगभग 720 किलोमीटर लंबी है। रावी नदी चिनाब में मिलने से पहले कुल 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। नेक्स्ट है, यहीं पे इतिहास में हमको एक चर्चा मिलता है दसराग युद्ध का। इसी परुष्णी या रावी नदी के किनारे हमने एक इतिहास में फैक्ट पढ़ा हुआ है, 10 राग्य युद्ध का, मतलब 10 राजाओं का यहाँ पर युद्ध हुआ था। माना जाता है वो किस नदी के तट पर है? इसी रावी नदी के तट पर। साथ ही एक और अंतिम फैक्ट ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में या आधुनिक इतिहास में हमको एक चर्चा मिलती है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जिसके बाद में 26 जनवरी को ध्वज फहराया गया था और इसी को ही हम आज भी 26 जनवरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमारा जो संविधान है, हालांकि
26 नवंबर को लागू हो गया था, तैयार हो गया था बन करके, लेकिन इसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया पूरे देश में? क्योंकि इस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और इस पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा कहाँ से हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी यहीं रावी नदी के तट से। 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन है। कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया था। और तब से हर वर्ष हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि 1950 के बाद में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस या संविधान लागू होने के दिवस के रूप में याद करते हैं, लेकिन इससे पहले 1929 से लेकर के 1949 तक इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब किस नदी के आसपास की घटनाएं हैं? रावी नदी के पास में। अगला है ब्यास नदी। ब्यास या कहीं कहीं पे व्यास कहा जाता है। ठीक है, अगला है व्यास नदी। इस नदी का भी उद्गम आप देखोगे तो रोहतांग दर्रे के पास में ही है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे दो नदियों का उद्गम है रोहतांग दर्रे के पास से, एक है रावी और एक है ब्यास नदी। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी एक दो चीज़ें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह भारत में ही बहने वाली एकमात्र नदी है सिंधु की सहायक नदियों में से। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको मैंने एक फैक्ट बताया कि ब्यास नदी, इसका उद्गम तो हमने देख लिया, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस पूरे नदी अपवाह तंत्र में यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूर्णतः भारत में ही स्थित है, भारत में ही उद्गम होती है और भारत में ही अन्य किसी नदी में मिल जाती है। वो कौन सी नदी है? व्यास नदी। रोहतांग से उद्गम और आगे चल के पंजाब में सतलज से मिल जाती है। ठीक है, पंजाब में एक जगह है हरिके नाम से, हरिके बैराज कहा जाता है इसको, सतलज नदी में बना हुआ है यह। यहीं पे व्यास नदी जो है सतलज में समाहित हो जाती है। तो व्यास के बारे में यही 2-3 पॉइंट है जो कि याद रखना है। इसका उद्गम, दूसरा चीज़ है कि पूर्णतः भारत में बहने वाली, और तीसरा चीज़ है कि यह पंजाब में हरिके बैराज के पास में सतलज से मिल जाती है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण नदी है सतलज नदी। इस पूरी रिवर स्ट्रीम का एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में भी याद रखेंगे कि यह भी, इसका भी उद्गम तिब्बत में बसे हुए इन 3 ग्लेशियर्स के आसपास होता है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पे है? मानसरोवर झील के पास में ही एक और झील है, इसका नाम है राकस ताल। इसी राकस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में, और उसके बाद में यह हिमाचल होते हुए फिर पंजाब होकर के और पाकिस्तान में चली जाती है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब और पंजाब से फिर पाकिस्तान में चली जाती है। यह पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह में, मिठानकोट नाम का जगह है, यहीं पर सिंधु नदी के साथ समाहित हो जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई देखें तो लगभग 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास इसका प्रवाह है। ठीक, अगला है कि भारत में यह एक दर्रे से होकर के बहती है, इसका नाम है शिपकिला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है और इसी दर्रे से होकर के यह भारत में एंटर करती है या भारत में बहती है कह सकते हैं। इसके बाद में यह शिवालिक हिमालय को काटते हुए और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश पंजाब से होकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक, तो सतलज नदी के बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसी सतलज नदी पर एक डैम प्रोजेक्ट है जिसका नाम मेरे ख्याल से हम सभी को पता है, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, ये पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली में 2 लोकेशंस पर बना हुआ है, एक है भाखड़ा और एक है नांगल। इसे कंबाइंड तौर पे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें से भाखड़ा जो है यहाँ पे सतलज नदी के हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर, और नांगल डैम कहाँ पे है? पंजाब में है, इसी सतलज नदी पर। ये दोनों ही बॉर्डर के आसपास में है, इसीलिए इसको कंबाइंड तौर पे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कहा जाता है। ठीक है,
कहाँ पे है, कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, अब मैं लास्ट में इन पूरे रिवर स्ट्रीम्स को एक बार कंबाइन करता हूँ। हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा शुरू किया था। सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील से उद्गम होती है, भारत में लद्दाख और जास्कर से होते हुए, लद्दाख जास्कर के बीच से बहते हुए, और भारत में उत्तर की तरफ बहती है कुछ दूरी तक, उसके बाद में दक्षिणवर्ती मोड़ लेकर के पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी एक सहायक नदी है झेलम। झेलम के बारे में हमने कई सारी चीज़ें देखी। इसको कश्मीर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसी के ही किनारे में श्रीनगर शहर बसा हुआ है। ठीक है, झेलम जो है वो अपना पूरा जल किस में मिला देती है, चिनाब नदी में। चिनाब नदी का उद्गम बारलाचा दर्रे के पास होता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहते हुए यह जम्मू कश्मीर में चली जाती है। उसके बाद में यह अपना पूरा जल सतलज नदी में मिला देती है। इसके दक्षिण की तरफ एक और सहायक नदी है, इसका नाम है रावी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास में है, और रावी नदी को हिस्ट्री में या इतिहास में परुशनी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश से होकर के और पाकिस्तान होते हुए फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इसी रोहतांग दर्रे के पास में एक और नदी निकलती है, इसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी भारत में ही बहने वाली इस एकमात्र सहायक नदी है। इसके अलावा सतलज में यह अपना पूरा का पूरा जल विलीन कर देती है। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल तिब्बत में। यह किस दर्रे से भारत में एंटर करती है, तो इस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। इसके बाद में भारत में इस पर 2 डैम प्रोजेक्ट बने हुए हैं, भाखड़ा और नांगल। कंबाइन तौर पे इसको भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक और डैम बना हुआ है, इसका नाम है हरिके बैराज। ठीक, अब इसी हरिके बैराज से एक नदी भी, एक नहर निकाला गया है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह पंजाब के पड़ोसी राज्यों के इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बनाया गया है, जैसे कि हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया। इन राज्यों में पानी सप्लाई करने का काम करता है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर किस जगह से बना हुआ है, तो हरिके बैराज से बना हुआ है, पंजाब में सतलज नदी पर। ठीक है, आगे चल करके यह मिठानकोट नामक जगह में सिंधु से मिल जाती है, और सिंधु जो है वो कराची के पास में अपना पूरा का पूरा जल अरब सागर में छोड़ देती है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने देख ली सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। लगभग हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न हैं यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, इसके प्रमुख नदियों, ब्रह्मपुत्र के विस्तार, इन सभी की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर चर्चा शुरू करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस को ध्यान रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले है इसके उद्गम क्षेत्र के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोकेशंस के नाम यहाँ पे ऊपर नीचे आपको लिखे गए हैं गलती से। ये जो सबसे पहला लोकेशन मैंने आपको बताया था तिब्बत वाले क्षेत्र में, जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सबसे पहला लोकेशन है मानसरोवर झील। इसके नीचे वाला लोकेशन है राकसताल, और इसके नीचे है यहाँ पे ये वाला लोकेशन है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। 2 लोकेशंस में हमने किसी न किसी नदी का उद्गम देख लिया। सबसे पहले है मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, राकसताल से निकलती है सतलज नदी, एक रह गया है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक एक करके ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों की चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में 2 नदियों की चर्चा कर चुके हैं। तीसरी नदी अपवाह तंत्र है, तीसरा प्रमुख अपवाह तंत्र है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। किसी भी नदी के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ पे है, इसी तिब्बत के पठार में या तिब्बत के क्षेत्र में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कैलाश पर्वत के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी।
लेकिन पूरे तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, बल्कि इसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? सांगपो के नाम से। यह लगभग, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर बहती है। गंगा में मिलने से पहले यह लगभग 2900 किलोमीटर तक बहती है, लेकिन केवल तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में 1250 किलोमीटर के आसपास ही इसका विस्तार है। इस पूरे तिब्बत क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक और भारत में एंटर करने से पहले इसकी कुल लंबाई औसतन, या अगर हम एक रफ आइडिया रखें तो लगभग 1250 किलोमीटर तक बहती है तिब्बत में। इसके बाद में आप कुछ लोकेशंस ध्यान में रखते चलिएगा। भारत में एंटर कहाँ से करती है? तो भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी सिरा। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने हिमालय के एक माउंटेन पीक की चर्चा की थी, इसका नाम था नामचा बरवा। इसी नामचा बरवा के पास से यह दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। शुरुआत में कहाँ बह रहा था? पूर्व की तरफ बह रहा था। पूर्व की तरफ बहते हुए भारत में जब यह नामचा बरवा तक पहुँचता है या हिमालय के पूर्वी सिरे तक पहुँचता है, इसके बाद में यह दक्षिणवर्ती मोड़ ले लेता है और एक गड्ढा है, कह सकते हैं एक दर्रा है, इसका नाम है दिहांग दर्रा या दिहांग गॉर्ज कहते हैं इसको। इस दिहांग दर्रे से होकर के भारत में एंटर करती है। ठीक है, सांगपो नदी अब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते दिहांग दर्रे के से होते हुए भारत में एंटर कर चुकी है। भारत में जब ये एंटर करती है तो सबसे पहला राज्य कौन सा मिलेगा इसको? पहले मिलेगा इसको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग नदी के नाम से बहती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नदी इसमें आकर के मिलती है, इसका नाम है दिहांग नदी, कहीं कहीं पे दिबांग नदी में मिलता है। ठीक है, तो इस नदी की वजह से इस पूरे रिवर स्ट्रीम का नाम पड़ जाता है दिहांग नदी। ये भी कह सकते हैं कि दिहांग दर्रे से एंटर करने की वजह से इसको दिहांग नदी कहा जाता है। तो दो रीजंस हो सकते हैं, या कुछ छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स भी यहाँ पे आकर के मिलती हैं। इसमें एक है दिहांग नदी, एक है दिबांग नदी। तो ये रिवर स्ट्रीम कहाँ पे मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में। वैसे इसका नाम अभी ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है, शुरुआत में इसका नाम क्या था? सांगपो। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? तिब्बत में इसका नाम क्या था? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जा रहा है? दिहांग नदी। दिहांग दर्रे से एंटर किया है, इसलिए इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जा रहा है। इसमें साथ ही कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां भी मिलती है, उनका भी नाम है दिहांग और दिबांग। ठीक, अगला चीज़ है कि यह अब किस राज्य में एंटर करेगी? तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में यह एंटर करेगी असम राज्य में। असम राज्य में अब इसको जाना जाएगा, असम में अब इसका नाम क्या पड़ेगा? अब इसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र, और आगे यह ब्रह्मपुत्र के नाम से ही बहना शुरू करेगी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पूर्वी सिरे से भारत में प्रवेश करती है और सबसे पहले यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ पे इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग के बाद में, दिहांग नदी के बनने के बाद में यह असम में एंटर करती है, जहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र नाम मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र के रूप में यह असम में बहना शुरू करती है, और इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो एक नदी है यहाँ पे दिबांग नदी, एक नाम है लोहित नदी। ठीक है, एक नाम है लोहित और एक नाम है दिबांग। ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इनके बारे में कोई भी विशेष चीज़ नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा जाए, सिर्फ सहायक नदी के रूप में इनका नाम ही महत्वपूर्ण है। अगला है असम में यह सदिया नाम के जगह से असम में एंटर करती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में एक बॉर्डर में एक लोकेशन है सदिया। इसी सदिया नाम के जगह से असम में एंटर करती है और असम का
पश्चिमी सिरा एक जगह है, इसका नाम है धुबरी, जो कि बांग्लादेश और असम की सीमा बनाता है। इसका कुल विस्तार असम में देखा जाए तो सदिया से लेकर के धुबरी तक है। सदिया से लेकर के धुबरी तक यह असम में बहती है। इसके बाद में यह बांग्लादेश में चली जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश में जब ये चली जाती है तो इसको नया नाम मिलता है, इसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या क्या बताया? अभी तक मैंने चर्चा किया कि तिब्बत में सांगपो के नाम से बह रही थी, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा गया, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया। अब ये कहाँ चली गई है? अब चली गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना गया? जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना गया। इसके बाद में इस पूरी रिवर श्रेणी में एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है बराक नदी। लेकिन ये बराक नदी का मिलना इसमें बाद में होगा। पहले यह पूरी जो जमुना नाम से स्ट्रीम बह रही है, यही जो स्ट्रीम है यह पद्मा में विलीन हो जाती है। पद्मा कौन है? पद्मा है गंगा। गंगा ही यहाँ पे फरक्का नाम की जगह पे दो भागों में विभाजित हुई थी, एक था हुगली और एक था पद्मा। यही जो जमुना सीरीज है, जमुना स्ट्रीम है, ये आकर के विलीन हो जाती है पद्मा में, और कुछ दूरी तक इसका नाम क्या रहता है? पद्मा रहेगा। ठीक है, मतलब अब आप देखोगे तो गंगा और जमुना ये दोनों आपस में मिल गए हैं। गंगा और जमुना, गंगा ना कहें, गंगा का नाम क्या है बांग्लादेश में? पद्मा। तो पद्मा और जमुना आपस में मिल गए हैं और इस पूरी रिवर श्रेणी में जमुना का नाम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पूरी रिवर स्ट्रीम का नाम, नया नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना नाम मिला, यहीं पे पद्मा से मिलने के बाद में इसका नाम क्या पड़ा? पद्मा। और आगे चल करके इसमें एक नदी जिसका नाम है बराक नदी, या इसको मेघना नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक नदी इसमें आकर के मिलती है, मेघना। ठीक है, मेघना नदी जैसे ही पद्मा में विलीन होती है, अब इस पूरी रिवर श्रेणी को, रिवर स्ट्रीम को क्या नाम मिल गया? अब इसको नाम मिल गया है मेघना। ठीक, अब एग्जाम के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है? एग्जाम में आपको इस रिवर स्ट्रीम का सीक्वेंस पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र का नाम किस रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। तो सबसे पहले इसका नाम था तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा गया दिहांग नदी, असम में एंटर करने के बाद इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम पड़ गया जमुना। जमुना जब गंगा या पद्मा में विलीन होती है तब इसका नाम पड़ गया पद्मा, और जब इस पद्मा में एक रिवर स्ट्रीम आकर के मिलती है जिसका नाम था मेघना नदी या बराक नदी, तब यह पूरी रिवर स्ट्रीम मेघना के नाम से ही बहना शुरू करती है और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक, इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, खास करके इनके नामों का जो सीक्वेंस है इसको मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में। पूर्व की तरफ बहते हुए यह भारत में नामचा बरवा पर्वत या हिमालय पर्वत का जो पूर्वी सिरा है वहाँ से दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है एक दर्रे से जिसका नाम है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा से एंटर करने की वजह से अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी में कुछ सहायक नदियां मिलती हैं जिसका नाम है दिबांग नदी और लोहित नदी। यही रिवर स्ट्रीम सदिया नाम के जगह से असम में एंटर करती है और असम में बहते हुए यह धुबरी तक चली जाती है। धुबरी जो कि असम और बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ से जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना, और जमुना आगे चल करके पद्मा में विलीन हो जाती है, तब इस पूरी रिवर स्ट्रीम को पद्मा नाम दिया जाता है।
पद्मा में एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है मेघना, और मेघना के मिलने के बाद ही यह पूरी की पूरी रिवर स्ट्रीम मेघना के नाम से ही जानी जाती है और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये पूरी स्टोरी थी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, शुरुआत से लेकर के अंत तक इसमें किस प्रकार से नामों में परिवर्तन होता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपसे मुख्यतः 2 नदियों के बारे में ही चर्चा किया है, एक है दिबांग नदी और एक है लोहित नदी। इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं, जैसे कि एक तो मेघना नदी हमने देखा, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जैसे सुवर्णश्री, धनश्री, मानस, तीस्ता। ठीक है, यहीं पे एक नदी है तीस्ता नदी, ये वाली तीस्ता नदी भी सहायक नदी है। इन नदियों के बारे में बस इनका नाम याद रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो दिबांग नदी, लोहित नदी, तीस्ता नदी। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है यहाँ पे मानस नदी, एक और नदी है यहाँ पे बराक या मेघना नदी। बस इन छोटी छोटी नदियों का ही नाम याद रखना है। ठीक, इतनी चीज़ें थी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमने मिस किया है यहाँ पे, वो है माजुली द्वीप के बारे में। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक नदी द्वीप है, इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पे फुमड़ी नाम के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया एक नदी द्वीप है, इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और राज्य पूछा जाए तो असम में। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी नदियों की तुलना में ज़्यादा जल कैरी करती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि तिब्बत वाले क्षेत्र में बहुत सारे बर्फीले पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से इसको कंटिन्यू पानी की सप्लाई होती रहती है और इसमें जल प्रवाह कंटिन्यू बना रहता है और ज़्यादा मात्रा में बना रहता है। ठीक, असम में इसकी ढाल मंद होने की वजह से इसकी धारा जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में रेत के टीले बनते चले जाते हैं। क्यों बनते हैं भाई, क्योंकि एक नदी की धारा जब मंद पड़ जाती है तो वो अपने साथ कैरी करते हुए जो भी डिपोजिशन लेकर के चल रही है, सेडिमेंट्स लेकर के चल रही है, उसको डिपॉजिट करना शुरू करती है। इसी वजह से असम में कई जगह पर हमको ब्रह्मपुत्र नदी में रेत के टीले दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर द्वीपों का निर्माण होता चला जाता है। इसी क्रम में यहाँ पे सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। हमने अपने रिवर वाले टॉपिक में, नदी अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने चर्चा शुरू किया था हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, और हिमालयी अपवाह तंत्र में हमने सिंधु अपवाह तंत्र देख लिया, गंगा अपवाह तंत्र पहले ही देख चुके थे। इसके बाद में हमने ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण बिंदु कवर कर लिए हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, या दक्षिण भारत में कहें, प्रायद्वीपीय भारत में कहें, यहाँ पे जो भी रिवर सिस्टम्स हैं इनके बारे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।